बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की इंग्लिश के 2026 के बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सेकंड ग्रुप की या इवनिंग ग्रुप के क्वेश्चन हैं। मॉर्निंग ग्रुप के या फर्स्ट ग्रुप के क्वेश्चन जो हैं वो इससे पहली वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन 1, आर बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप splashless as they swim। स्प्लैशलेस असल में पूरा लफ्ज स्प्लैशलेस है, लेकिन पोइट्री में उसको स्प्लैश एस उसका गायब कर दिया। पोइट ने इसको स्प्लैशलेस लिखा है। तो स्प्लैशलेस का मतलब होता है बगैर आवाज़ के, बगैर पानी के गिरने की आवाज़ के। तो ए सोनिक, ये आवाज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और नॉइजी शोर, शोर वाली। म्यूट गूंगे को भी कहते हैं, और आवाज़ ख़त्म हो जाए तो उसे भी कहते हैं, साइलेंट को भी कहते हैं। और यूजलेस बेकार। तो हमारा आंसर है म्यूट। क्वेश्चन 2, यू आर डिपॉजिटिंग इट इन द एयर मैन। ये प्ले में से है, द एंड ऑफ द बिगनिंग में से। तो ये डैरी बैरी को कहता है कि वो बर्तनों को हवा में रखी जा रहा है, अब वो हवा में छोड़ देता है। डिपॉजिटिंग इट, डिपॉजिट का मतलब छोड़ना या रखना। वैसे इस लफ्ज़ के बैंकिंग में मीनिंग होते हैं जमा करवा देना, तो डिपॉजिटिंग यहाँ पे छोड़ना की मीनिंग में आएगा या रखना की मीनिंग में आएगा। तो ए डिवाइडिंग तकसीम करना, बी डिनोटिंग, डिनोट का मतलब होता है जाहिर करना, यानी एक चीज़ जब दूसरे को जाहिर कर रही होती है। और विदड्राइंग निकालना, पीछे हट जाना। और प्लेसिंग रखना। तो हमारा आंसर है प्लेसिंग। क्वेश्चन 3, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वाटर। तकरीबन हर चीज़ जो करते हैं, जो हम करते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल शामिल होता है। तो इन्वॉल्व्स का मतलब शामिल होना, हिस्सा होना। तो ए इंक्लूड्स शामिल करना, बी प्रिक्लूड्स मना कर देना, पाबंदी लगा देना। सी रिजॉल्व्स, रिजॉल्व का मतलब होता है हल कर देना। और डी सॉल्व्स, ये हल होना एक चीज़ का दूसरी के अंदर। या रिजॉल्व होता है कोई तहरीक चला के किसी चीज़ को, मसले को हल करना। और ये सॉल्व वैसे ही हल करना, किसी मसले को, प्रॉब्लम को हल करने की जनरल वर्ड है इसके लिए, हल करना। और रिजॉल्व कोई मसला हल करना। प्रिक्लूड मना कर देना, पाबंदी आयद कर देना। और ए इंक्लूड्स, तो इन्वॉल्व्स का सिनोनिम इंक्लूड्स है। आंसर है ए। क्वेश्चन 4, ऑफ लव्स ऑस्टेयर एंड लोनली ऑफिसेस। मोहब्बत के आजिज़ाना और तन्हाई वाली। ऑफिसेस रिक्वायरमेंट्स को कहेंगे, जगह को कहेंगे। तो मोहब्बत के तन्हाई वाली और आजिज़ाना बातें, जगह, बातें, रिक्वायरमेंट्स जो मेन लफ्ज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा अंडरलाइन वर्ड है ऑस्टेयर, आजिज़ाना। तो ए स्वीटनेस मिठास, एंटेरियर सामने का हिस्सा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक असली, और सिंपल सादा। तो ऑस्टेयर, आजिज़ाना और सादा। तो आंसर है डी। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स, इम्पॉसिबल। हुकूमत हज़ारों को जज़ब नहीं कर सकती, नहीं रख सकती, नामुमकिन है। कायदे आज़म की तकरीर में से है ये, और यही एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट, यही लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया था, मॉर्निंग के पेपर में भी आया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उसमें डिफरेंट थे, यहाँ पे ऑप्शन और हैं। ए अबेस, अबेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, ह्यूमिलिएट करना, अपने आप को आजिज़ कर देना।
डिलीट का मतलब होता है ख़त्म करना, ये कंप्यूटर की टर्म है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिलीट। और एडजस्ट का मतलब होता है रख देना किसी जगह पे, उसको फिट कर लेना, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब के सिनोनिम के तौर पे ये आएगा। और डी की मीनिंग होते हैं, डी जो है निगलेक्ट है, इसके मीनिंग है नज़रअंदाज करना। तो हुकूमत एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती। आंसर है सी। क्वेश्चन 6, एंड ही वाज bewildered एट द वर्ड्स स्पोकन बाय शाहपेश। और वो शाहपेश के लफ्ज बोले गए लफ्जों पर bewildered हो गया। bewildered के मीनिंग होते हैं हैरान परेशान होना। तो ऑप्शन है ए सस्पेंडेड, लटक जाना, अटक जाना, दरमियान में ही, ना आगे ना पीछे, कुछ भी समझ ना आना, सस्पेंडेड। और अगर ये फिजिक्स के लिहाज से किया जाए तो इसका मतलब होता है लटका हुआ, जिस जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं है, हवा में है। जैसे पंखा होता है तो वो सस्पेंडेड होता है। और स्विच्ड, स्विच ऑन करता या जो स्विच क्या मतलब होता है एक जगह एक से जगह राय को दूसरी राय के साथ बदल देना, बदल देना की मीनिंग में भी आता है स्विच्ड। तो बीविच्ड, बीविच का मतलब होता है जादू जैसा असर होना। और डी जो है कंफ्यूज्ड, कश्मकश में होना, हैरान परेशान होना। तो यहाँ पे बिविच्ड काफ़ी क्लोज था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका कंफ्यूज्ड होगा, डी। क्वेश्चन 7, ओवर टाइम फर्दर विक्ट्रीज फॉलोड कल्मिनेटिंग इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो कल्मिनेटिंग जो है अंडरलाइन वर्ड है। वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद फतूहात आई, बाद में हुई। और कल्मिनेट का लफ्ज़ी मतलब होता है ख़त्म होना। तो वो फतह मक्का के ऊपर वो ख़त्म हो गई। तो ख़त्म होना या मुंतज होना, नतीजा निकलना। तो ए रिजल्टिंग, बी स्टार्टिंग, सी राइजिंग, डी डेडिकेटिंग। रिजल्टिंग नतीजा निकलना, स्टार्टिंग शुरू होना, राइजिंग बुलंदी में जाना, और डेडिकेट का मतलब होता है किसी के वक्फ कर देना। तो हमारा आंसर है ए रिजल्टिंग। Question 8. Oh, there will be a nice panorama of ruin in front of Lizzie when she comes back. ओह, जब वो वापस आएगी तो लिज़ी के सामने तबाही का एक अच्छा मंजर होगा। ये डैरी ड्रामा के एंड में बैरी को कहता है, बिल्कुल एंड नहीं है, एंड से थोड़ा सा पहले की बात है ये। तो यहाँ पे पैनोरामा लफ्ज़ अंडरलाइंड है, इसकी मीनिंग होते हैं मंजर। तो ए पैकिंग, बी साइट मंजर, डी ए सी डाइट गज़ा, और डेबरी मलबा ढेर। जब बिल्डिंग या कोई चीज़ गिर जाए तो जो भी जिस हालत में होती है उसको डेबरी कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ डेबरी जो है ये रुइन का सिनोनिम है, लेकिन हमारा लफ्ज़ पैनोरामा है तो इसका आंसर है साइट, बी। क्वेश्चन 9, लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड अल्लामा इकबाल की रुबाइयात में से है। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनून जा चुका है, लफ्ज़ी तर्जमा करें तो ए अप्रूव्ड, उसकी तायद की गई है, उसको मान लिया गया है। बी डिसअपीयर्ड, गायब हो चुका है। विजिबल नज़र आ रहा है। और कन्वर्टेड, बदल चुका है। तो हमारा आंसर है डिपार्टेड, डिसअपीयर्ड, बी। क्वेश्चन 10, चेंज इन टेम्परेचर एंड precipitation pattern are disrupting natural habitats। दर्जा हरारत और प्रेसिपिटेशन, बरसात के पैटर्न में, के तौर तरीक़ों में जो तब्दीली है वो कुदरती हैबिटेट्स को, मसाकन को ख़राब कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब, डिसरप्टिंग का मतलब होता है उसको खराबी ले रही है, गड़बड़ करना उसमें। तो डिस्टर्ब का सिनोनिम है ये। तो ए डबलिंग,
दुगना करना, बी डिस्टर्बिंग ख़राब करना, मैनेजिंग उसको मैनेज करना, उसका इंतज़ाम करना, उसको संभालना, और ग्लोइंग इसमें रोशनी लाना, चमक लाना। तो आंसर है हमारा डिस्टर्बिंग, बी। क्वेश्चन 11, हाउ डिड खिपल बिहेव इन द बिगनिंग? शुरू में खिपल की बिहेवियर क्या था? जब ये स्टोरी शुरू होती है तो खिपल बैठा बातें कर रहा होता है। तो बिगनिंग जो है वो कि कहानी के शुरू में खिपल का रवैया क्या था? तो वो बैठा बातें कर रहा होता है, तो शाह पे शाह जाके उसको देख लेता है। तो ए आ गया इसका एक्टिव एंड सीरियस। एक्टिव है, काम कर रहा है, और सीरियस है, संजीदा है इसका अपने काम में। बी टॉकेटिव एंड लेजी, बतूनी और सुस्त, बातें कर रहा है और सुस्ती से बैठा हुआ था। और डल एंड म्यूट, डल सुस्त होता है, लेजी का सिनोनिम होगा, एंड म्यूट का मतलब होता है चुप, यानी सुस्त और चुप बैठा रहता है। और डी एफिशिएंट एंड रिस्पेक्टेड, एफिशिएंट, और एफिशिएंट का मतलब होता है जो काम ठीक से करता हो, जो एक्टिव हो, और रिस्पेक्टेड और मोहतरम था, इज्जत थी उसकी। तो कहानी के शुरू में उसकी क्या सिचुएशन थी, उसकी क्या स्टेटस था? तो बाद में मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने, कुछ वेबसाइट्स ने और इधर उधर इसको सोशल मीडिया पे लोगों ने जो शेयर किया था, तो उन्होंने इसका आंसर डी लगाया हुआ था, एफिशिएंट एंड रिस्पेक्टेड। तो आप कहानी ज़रा दोबारा भी पढ़ लेंगे तो शिपलपुरी कहानी में कहीं पे भी एफिशिएंट भी नज़र नहीं आएगा और ना ही रिस्पेक्टेड नज़र आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका एक्चुअल आंसर टॉकेटिव एंड लेजी है, बी। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द कलर ऑफ ओल्ड जॉन्स हेयर इन द एक्विंग ग्रीन? एक्विंग ग्रीन में ओल्ड जॉन के बालों का रंग कौन सा है? बूढ़े जॉन के बालों का रंग कौन सा है? तो एक्विंग ग्रीन अगर आपने पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 4 कलर उन्होंने दिए हुए हैं। जॉन के कलर, बालों का कलर आपने बताना है, ब्राउन, ब्लैक, रेड, वाइट। तो आंसर है वाइट। क्वेश्चन 13, हाउ मैनी refugees arrived in the Punjab within a matter of weeks? कुछ ही हफ्तों के अंदर पंजाब में कितने महाजर आए थे, पनाह गज़ीन आए थे? तो इसका आंसर ओवर 30 लाख, ओवर 40 लाख, ओवर 50 लाख, ओवर ओवर 60 लाख। तो इसका आंसर है सी, ओवर 50 लाख। ये लेसन के मुताबिक होगा, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। ये लेसन से ही आपने देखना है कि ये क्या काउंटिंग है, क्या नंबर है इसका। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकबाल रुबाइयात? इकबाल की रुबाइयात का स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरीके से लिखी गई है? तो ए क्वाट्रेन, क्वाट्रेन वो होता है कि 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनें जो पोइट्री के में एक, और उनकी एक छोटी सी नज़म हो और सिर्फ 4 लाइन हो, तो उसको क्वाट्रेन कहा जाता है। बी फ्री वर्स, इसे आज़ाद शायरी भी कहा जाता है। तकरीबन सादा सादा सी सीधी सीधी सी लाइन्स लिखी जाती हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, जैसे बातें की जा रही हैं तो उस तरह की। और अहमदुद्दीन कासमी इस तरह की शायरी के बहुत बड़े माहिर थे। गज़ल, तो गज़ल तो उर्दू शायरी की मेराज है, उर्दू शायरी में सबसे बेहतरीन शायरी जो है वो उसको गज़ल कहा जाता है। तो ये एक रुबाइयात एक गज़ल है। और ब्लैंक वर्स, ये इंग्लिश शायरी में बहुत अच्छी शायरी मानी जाती है। शेक्सपियर इस जॉनरा का एक एक्सपर्ट था, बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्वाट्रेन है। रुबाइयात, रुबाई लफ्ज़ का मतलब होता है 4 लाइनें, रुबा से है, अरबी का लफ्ज़ है रुबा जिसकी मीनिंग 4 के होते हैं। तो रुबाइयात 4 लाइनों वाली, तो क्वाट्रेन है इसका आंसर। क्वेश्चन 15, विच ग्लोबल फैक्टर worsens वाटर scarcity along with pollution?
कौन सा ग्लोबल फैक्टर है जो पानी की कमी को मज़ीद तबाह करता है, ख़राब करता है, यानी पानी में पहली कमी है और कौन सी मज़ीद खराबी लाता है पोल्यूशन के अलावा, और कौन सा है? तो ए है ये इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट का इस्तेमाल। बी क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली। सी अर्बन माइग्रेशन, शहरों की तरफ हिजरत। और डी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सनती टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सी चीज़ वाटर स्कार्सिटी की वजह बनती है, पानी की कमी की वजह? तो वो क्लाइमेट चेंज है। बारिशें ना हो पानी कम हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज यही है कि बारिशें या तो ज़रूरत से ज़्यादा हुई जाएंगी या कम होगी, इस तरह की चीज़ें। तो क्लाइमेट चेंज इसका आंसर है बी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से आप ये 16वें क्वेश्चन से 20वें क्वेश्चन तक वो होंगे जिनमें हमने ग्रामर के लिहाज से यानी वर्ब की फॉर्म्स लगानी है ब्लैंक्स में। तो ये लेसन्स में से ही आया हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते जाएंगे कि ये लेसन में से है या नहीं है। तो 16th है, ये शाहपेश ने हुक्म दिया हिप्पल को, उसे कहा कि मुझे मेरे हॉल और अपार्टमेंट जो हैं वो दिखाओ कि कितने कंप्लीट किए। तो डिस्कवरिंग टू मी नाउ, डिस्कवर टू मी नाउ, डिस्कवर्स टू मी नाउ, और या डिस्कवर्ड टू मी नाउ। तो ये हुक्मिया फिक्र है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। तो आंसर इसका डिस्कवर है। डिस्कवर टू मी नाउ, मुझे अब दिखाओ। क्वेश्चन 17, फार्मर्स ब्लैंक ऑन वाटर फॉर इरिगेशन। आबपाशी के लिए किसान पानी पर इन्हिसार करते हैं। तो ये भी लेसन में से ही है, क्लीन वाटर वाले में से। वो इसके आंसर्स में देखते हैं कि वर्ब फॉर्म कहाँ कौन सी आएगी। हैज़ रिलाइड, फार्मर्स के साथ हैज़ नहीं आना चाहिए, हाँ आ सकता है, एस प्लूरल है तो हैव आना चाहिए था, ये गलत हो गया। बी रियलाइज, ये सिंगुलर फॉर्म के साथ आना चाहिए, ये भी प्लूरल है, ये भी गलत हो जाएगा। रिलाय, इन्हिसार करते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चेक कर लें, क्योंकि कोशिश करें कि हमेशा आप चारों ऑप्शंस पढ़ें और फिर करेक्ट आंसर को टिक करें या उसका जो भी आपने बबल फिल करना है। चारों ऑप्शंस लाजमी पढ़ने चाहिए। इसमें आप में ठहराव आता है, संजीदगी आती है और आपकी चीज़ों की समझ बढ़ती है। रिलाइंग क्यों नहीं लग सकता जी? यहाँ पे आर रिलाइंग आना चाहिए, तो आर लफ्ज़ है ही नहीं, ना उधर लिखा हुआ है ना इधर है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रिलाय, जो कि ग्रामेटिकली ठीक है। क्वेश्चन 18, ही इज शेविंग एंड हिज chin इज विद लादर। ये डेरी वाला जो लेसन है, जो ड्रामा है द एंड ऑफ द बिगनिंग, उसके बिल्कुल शुरू में है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो शेविंग कर रहा है और उसकी ठोड़ी पर झाग लगा हुआ है। जो लादर, जो साबुन या झाग होती है, वो शेव करने के लिए चेहरे पे बनाई जाती है, उसको कहते हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि वर्ब फॉर्म कौन कौन सी पॉसिबल है। एक तो आईएनजी वाली आ सकती है, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और दूसरा इसके बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में आ सकता है। इसके बाद इसके अलावा कोई और वर्ब फॉर्म नहीं आएगी। तो कवर नहीं आएगा, इसके बाद कवर नहीं आएगा, कवर्स भी नहीं आएगा, कवरिंग आ सकता है और कवर्ड भी आ सकता है। अब यहाँ पे हम इसके ट्रांसलेशन देखेंगे कि कवर्ड के साथ होगी या कवरिंग हो। कवरिंग का मतलब होता है ढकी, ढक रही है, ये कंटिन्यूस होता है, तो ये ढक रही है, छुप रही है, उसकी चिन जो है वो लादर के साथ ढक रही है। और डिस्कवर्ड का मतलब होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस की तरफ जाता है, ये पैसिव वॉइस में जाता है, तो उसका मतलब होगा कवर्ड, ढकी हुई है, छुपी हुई है। तो वो शेविंग कर रहा है और उसकी थोड़ी साबुन में छुपी हुई है या ढकी हुई है, तो आंसर इसका कवर्ड होगा। 19, it is far more difficult to construct than to dash a militant spirit। ये कायदे आज़म की तकरीर में से है
कि तामीर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जंगी जज्बा रखने से। यानी जंगी जज्बा रखना, लड़ना, ये निस्बतन आसान है कंस्ट्रक्ट करने से। तो ये कायदतन बच्चों को बता रहे थे कि हमने लड़ के कोशिश करके मिलिटेंट स्पिरिट से पाकिस्तान हासिल तो कर लिया है, अब उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि हमारे पास हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है, हमने इसकी तामीर करनी है। तो यहाँ पे टू के बाद अब ग्रामर की तरफ आते हैं। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इन्फिनेटिव से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वाला जो लफ्ज़ है वो हमारे पास सिर्फ एक है और वो हैव है। विल हैव, हैड, हैव और हैज़। तो इनमें से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ये है। टू के बाद यही एक लफ्ज़ है जो आ सकता है। हमारा आंसर सी। It is far more difficult to construct than to have a militant spirit. Question 20. Wheat yields, for example, are dashed to decline by 6 to 8% by 2005. 2005 तक गंदम की पैदावार मिसाल के तौर पर उनका अंदाज़ा लगाया गया है कि वो 6 से 8% तक कम हो जाएगी। तो ये भी लेसन में से ही है, क्लीन वाटर में से, या वो इन्वायरमेंट वाला एक लेसन है उसमें से होगा ये। एनी हाउ मुझे यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये है बुक में से, लेसन में से है। तो आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है और ईडी वाली आ सकती है, यदि थर्ड फॉर्म आ सकती है या फोर्थ फॉर्म। तो हमारे पास ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ए या डी में से क्या आएगा? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी किया है, सेम वही यहाँ पे भी होगा। आर एस्टिमेटेड आएगा, क्योंकि अगर एस्टिमेटिंग लगाएंगे तो उसका मतलब है कि उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाया गया है, ये पैसिव है। तो आर एस्टिमेटेड आएगा।